चैप्टर 26। जब आशीष को पता चला कि जिस लड़की को वो पब्लिक इतना ज्यादा सुना रहा है वह अभिमान की पत्नी है, तो उसने उसकी तरफ देखा और उससे बोला, अभिमान, इतना कुछ हो रहा है और फिर भी तुम साइड में खड़े होकर सब देख रहे हो। अभी तक तुमने कुछ किया क्यों नहीं? उद्धरण चिन्ह। उन्हें ब्लेम मत करो, मैंने ही उनकी कोई भी मदद लेने से मना किया है और मैं इस सिचुएशन को खुद हैंडल कर सकती हूँ। वैसे भी अब कनिका को जवाब देने का टाइम आ गया है। अपनी बात कहते हुए ईशानी के होठों पर मुस्कुराहट तैर गई थी। सुबह के करीब 11 बजे कनिका मन ही मन खुश हो रही थी और सोच रही थी कि वो पब्लिक का ओपिनियन बदलने में कामयाब हो गई है। आप सभी लोग उसके साथ और ईशानी के खिलाफ खड़े हो गए। उसने अभी अपनी जीत की खुशी मनाई भी नहीं थी तभी किसी ने ऑनलाइन एक न्यूज़ आर्टिकल पोस्ट कर दिया। उस आर्टिकल के पोस्ट होने की कुछ ही देर बाद पब्लिक का सारा गुस्सा कनिका पर फटने लगा था। उस आर्टिकल की हेडलाइन काफी सिंपल और ऑर्डिनरी थी, इंसाफ होकर ही रहेगा। उद्धरण चिन्ह। जब लोगों ने उस वेब पेज पर क्लिक किया तो उन्हें वहां पर एक रिकॉर्डिंग दिखाई दी। उस रिकॉर्डिंग की शुरुआत में सब कुछ वही था जो पहले कनिका ने रिलीज कराया था, लेकिन उसकी अभी की रिकॉर्डिंग बिल्कुल अलग थी। अल्पविराम अल्पविराम अल्पविराम। ईशानी के वहां से जाने के बाद छाया ने कनिका से कहा, कनिका, तुमने काफी चालाकी के साथ ईशानी को फंसा दिया है। इन सब के बाद वह अपनी पूरी जिंदगी में भी कभी अपनी रेपुटेशन वापस नहीं बना पाएगी। उद्धरण चिन्ह। कनिका ने जवाब देते हुए कहा, किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि आगे बढ़ने के लिए मैं अपने कदम पीछे भी खींच सकती हूँ। मैंने ईशानी के सामने अपनी गलती मानने का नाटक किया और उसके बाद उसे बर्बाद करने का मौका ढूंढ लिया। उद्धरण चिन्ह। छाया ने कहा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन एक पल के लिए तो तुमने मुझे भी डरा दिया। तुम्हारी एक्टिंग देखकर तो मुझे भी लगा कि ईशानी ने तुम्हारे पेट पर किक किया है। उद्धरण चिन्ह। कनिका ने मुस्कुरा कर कहा, ऐसे कैसे हो सकता है? ईशानी कभी ऐसा ही करेगी, और सबसे बड़ी बात, मैं भी अपने बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी। मुझे सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए एक चाल चलनी थी, जो मैं चल चुकी हूँ। उद्धरण चिन्ह। छाया ने मुस्कुरा कर कहा, तुम वाकई बहुत अच्छी बेटी हो। तो अब तुमने आगे क्या करने के बारे में सोचा है? उद्धरण चिन्ह। छाया का सवाल सुनकर कनिका के होठों पर एक शैतानी मुस्कान तैर गई थी। उसे अपनी आज की रात एंजॉय कर लेने दीजिए। कल की सुबह उसकी जिंदगी की सबसे मनहूस सुबह होने वाली है। मैं उसे बर्बाद कर दूंगी। आप बस बैठिए और देखते रहिए। उद्धरण चिन्ह। छाया और कनिका के बीच हुई सारी बातें लोगों को सब सच बता रही थी। उन दोनों ने अपने ही मुंह से अपने सारे गुनाह कबूल कर लिए थे। जैसे ही वह न्यूज़ वायरल हुई तो जो लोग अभी तक ईशानी के खिलाफ खड़े थे अब उन्हें अपनी गलती का एहसास होने लगा। लेकिन अभी भी कुछ लोगों को इस न्यूज़ पर विश्वास नहीं हो रहा था। उन्हें लग रहा था कि यह न्यूज़ फेक है और साथ ही वह रिकॉर्डिंग भी फेक है। कुछ न्यूज़ पब्लिशिंग कंपनी ने एक्सपर्ट से उस रिकॉर्डिंग को कंफर्म कराने के बारे में सोचा। पब्लिक के सामने सब सच लाना चाहती थी, लेकिन सभी एक्सपर्ट ने एक ही बात कही कि ये रिकॉर्डिंग बिल्कुल असली है। उन लोगों को अपनी पागलपंती पर शर्मानी चाहिए। सारे न्यूज़ आर्टिकल पढ़ने के बाद आशीष ने कहा, अधिकतर सभी लोग ऑनलाइन तुम्हें एब्यूज कर रहे थे, उसके बावजूद भी तुम इतनी शादी थी। मैं तुम्हारी इस क्वालिटी की सराहना करता हूँ। ये क्वालिटी हर किसी के अंदर नहीं होती है। भाभी, तुम कब मुझे इम्प्रेस करना बंद करोगी? आशीष ने देखा था कि अपने बारे में सारी खबरें पढ़ने के बाद भी ईशानी शांत थी और उसने उतनी ही शांति के साथ अपना बदला भी लिया। इसके लिए उसने दिल से ईशानी की तारीफ की थी। थैंक यू, ईशानी ने अपना लैपटॉप बंद करते हुए मुस्कुराकर कहा। आशीष भी मुस्कुराया और बोला, मैंने जो भी कहा है बिल्कुल सच कहा है। अभिमान भी आपकी इस क्वालिटी से काफी इम्प्रेस होगा। उद्धरण चिन्ह। आशीष ने बिल्कुल ठीक कहा था। कनिका जब भी इस आने के खिलाफ कोई चाल चलती थी तो अभिमान हमेशा बेसब्री से ईशानी के उसे जवाब देने का इंतजार करता था। और आज ईशानी ने जिस तरीके से कनिका के झूठ को सबके सामने लाया उसे देखकर वह काफी हैरान और खुश था। तुमने वो रिकॉर्डिंग कब की? उद्धरण चिन्ह। ईशानी मुस्कुराए, कल जब मैं अपने घर अपना सामान लेने के लिए गई थी तो वहां जाने से पहले ही मैंने रिकॉर्डिंग पेन ऑन कर लिया था। मुझे करेगा या उसकी मां पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। और जैसा कि मुझे उम्मीद थी, कनिका ने एक बार फिर मेरे खिलाफ चाल चलने का सोचा। मुझे सबकी नज़रों में गलत साबित करने के लिए उसने वह वीडियो रिकॉर्डिंग की, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि वहां से वापस आने के बाद मैं अपना रिकॉर्डिंग पेन वहीं पर छोड़कर आई थी, और उसी पेन में उसकी और उसकी मां के बीच हुई सारी बातें रिकॉर्ड हो गई। उद्धरण चिन्ह। स्मार्ट मूव, ईशानी। तो अब हम तुम्हारी इसी जीत की खुशी में लंच करेंगे, आशीष ने कहा। कुछ देर के बाद वह तीन और लंच करने के लिए बाहर चले गए।
गैराज में पहुंचकर अभिमान ने ईशानी के लिए गाड़ी का दरवाजा खोला और जब शाइन गाड़ी के अंदर बैठ रही थी तो उसके सर पर कुछ न लगे, इसलिए उसने अपना हाथ भी ऊपर रख लिया। अभिमान का ये बिहेवियर देखकर आशीष हैरान था। उसका सख्त मिजाज भाई किसी के लिए इतना सोच रहा है और उसकी इतनी फिक्र कर रहा है। उसे तो इस सीन को रिकॉर्ड करके अपने सभी दोस्तों को दिखाना चाहिए था, लेकिन अगर वह ऐसा करता तो अभिमान के हाथों उसे काफ़ी मार खानी पड़ती। जैसा कि ईशानी ने पहले ही कहा था, वह लोग वहां से 7 स्टार रेस्टोरेंट में गए और वहां जाकर सबके लिए ऑर्डर ईशानी नहीं किया। अभिमान के कहे अनुसार ईशानी ने काफ़ी महंगा खाना ऑर्डर किया था, लेकिन आशीष ने अभी तक इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया, बल्कि वह तो खुश होते हुए ईशानी से बोला, तुम्हें देखकर लगता नहीं है कि तुम इतना ज़्यादा खाना खाती होगी। उद्धरण चिन्ह। थैंक यू, लेकिन मैंने सिर्फ पैसा किया है जैसा अभिमान ने कहा था। बिना खाने के प्राइस देखे मैंने सबके लिए खाना ऑर्डर कर दिया है। खाना टेस्ट करते हुए ईशानी ने धीमी आवाज में कहा, तुमने अभी तक इस बात पर गौर नहीं किया कि यह सभी डिशेज मेरी फेवरेट है। अभिमान ने कहा और ईशानी की तरफ देखा। उसकी बात सुनकर आशीष हैरान था। अगले ही पर वह अभिमान के करीब गया और उसके कान में फंसा कर बोला, अभी क्या तुम वाकई इसे पसंद करते हो? उद्धरण चिन्ह। और वॉट? अभिमान ने आशीष को घूर कर देखा और उसके सवाल का एक अजीब सा जवाब दे दिया। मुझे लगा था कि तुम पूरी उम्र शादी ही नहीं करोगे, लेकिन आखिरकार तुम उस लड़की से मिल ही गई जिसे तुम पसंद करते थे। कांग्रेचुलेशन, ईशानी बहुत अच्छी लड़की है, तुम्हें उसे अच्छे से ट्रीट करना पड़ेगा, आशीष ने कहा। आई विल, ताकि तुम्हारे जैसे मजनू दोबारा उसके पीछे ना आए। आशीष की तरफ देखते हुए अभिमान ने उससे कहा। आशीष ने कहा, कम ऑन यार, मैं नहीं जानता था कि वो तुम्हारी बीवी है। अगर मुझे पता होता तो मैं उसके पास भी नहीं जाता। उद्धरण चिन्ह। ग्रेट। उद्धरण चिन्ह। तुम दोनों आपस में क्या बातें कर रहे हो? उन दोनों को आपस में फुसफुसाते हुए देखकर ईशानी ने उनसे पूछा। आशीष ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और बोला, मैं अभिमान के टेस्ट की तारीफ कर रहा था। उसने अपने लिए इतनी अच्छी बीवी जरूरी है। उद्धरण चिन्ह। आशीष के बाद पर ईशानी ने अपनी आंखें घुमाते हुए शांत लहजे में कहा, तुम सच में किसी मीठी छुरी से कम नहीं हो। अभी तक तो तुमने अपनी इस मीठी जुबान के साथ काफी सारी लड़कियों को फंसा लिया होगा, है ना? उद्धरण चिन्ह। आशीष अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके ईशानी को देख रहा था। वो काफी हैंडसम, अमीर और स्वीट था। लड़कियों को तो उसे पसंद करती थी, तो भला ईशानी ऐसा कैसे कह सकती थी कि उसने उन लड़कियों को फंसाया है? आशीष अपने आप को डिफरेंट करना चाहता था, लेकिन फिर उसने कुछ नहीं कहा। यू आर रियली स्मार्ट। अभिमान नहीं, जब आशीष को खामोश देखा तो उसने मुस्कुराकर कहा। अपनी बात कहते हुए वह बीच बीच में ईशानी की प्लेट में खाना सर्व कर रहा था, और उसकी ये छोटी छोटी हरकतें देखकर आशीष काफी खुश था। शादी के बाद अभिमान काफी बदल चुका था। वह पहले से काफी जेंटल और संवेदनशील बन गया था। उसने आज से पहले कभी नताशा को भी इस तरह ट्रीट नहीं किया था। लेकिन उन दोनों को देखकर आशीष ये बात कह सकता था कि उनकी शादी जितनी सिंपल दिख रही है वह उतनी सिंपल है नहीं। ईशानी के बारे में खबरें अभी भी लगातार पब्लिश हो रही थी। वह चाहकर भी इस बात पर यकीन नहीं कर सकता था कि उन दोनों ने सिर्फ प्यार के चलते एक दूसरे से शादी की है। लेकिन इन सब के बावजूद भी ईशानी का इंप्रेशन उस पर काफी अच्छा पड़ा था। उसे शादी काफी पसंद आई थी। अभी तुम्हें ईशानी का दिल जीतना ही होगा। ओके, एक बात याद रखना कि तुम मिस्टर परफेक्ट हो। उद्धरण चिन्ह। अभिमान पहले ही समझ गया था कि आशीष के दिमाग में कुछ न कुछ चल रहा है, इसलिए उसने मुस्कुराकर कहा, मैं जानता हूं कि मुझे क्या करना है। उद्धरण चिन्ह। वो तीनों एक दूसरे से बातें करते हुए खाना एंजॉय कर रहे थे। लंच पूरा होने के बाद वह लोग रेस्टोरेंट से बाहर आए तो ईशानी ने अभिमान से कहा, मैं अब तुम्हारे साथ कंपनी नहीं आ रही हूँ। उद्धरण चिन्ह। क्या तुम्हारे कुछ और प्लान्स है? अभिमान ने कंफ्यूजन के साथ ईशानी की तरफ देखा। मैं यहाँ से घर जाऊंगी और एक प्रेस रिलीज लिखूंगी, ईशानी ने मुस्कुराकर कहा। जैसा कि अब ईशानी ने अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी थी तो वह पहले की कंपैरिजन काफी शांत भी थी और अब वह दोबारा अपने काम करने के मूड में आ गई थी। अभिमान ने अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा, ठीक है, तो मैं पहले तुम्हें घर ड्रॉप करवा देता हूँ। उद्धरण चिन्ह। डिग्री 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 डिग्री। वहीं दूसरी तरफ त्रिपाठी विला के बाहर लोगों की भीड़ लगी हुई थी। ईशानी की रिकॉर्डिंग रिलीज करने के तुरंत बाद सुलेखा जी ने कनिका और छाया जी को वहां पर बुला लिया था। उस बड़े से और शानदार घर के अंदर का माहौल काफी शांत था। सुलेखा, नमन की माँ, वहीं रखे हुए सोफे पर बैठी हुई थी।
उन्होंने निराशा के साथ कनिका की तरफ देखा और गुस्से में बोली, देखो अब तुमने क्या किया है। उस दिन पार्टी में भी तुम्हारी वजह से हमें इतनी बदनामी झेलनी पड़ी, और आज फिर तुम्हारी एक स्टुपिड सी चाल के चलते लोगों के बीच हमारी थू थू हो रही है। मेरा बेटा कंपनी को ठीक से चलाने के लिए दिन रात मेहनत करता है, और तुम उसके लिए मुश्किलें खड़ी करने का एक मौका भी नहीं छोड़ती। आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? उद्धरण चिन्ह। सुरेखा एक काफी शांत और आकर्षक औरत थी, लेकिन जितनी शांत हो दिखने में लगती थी उसका गुस्सा उतना ही ज्यादा खतरनाक था। इसके अलावा त्रिपाठी फैमिली के अंदर सबसे ज्यादा उन्हीं की चलती थी। उनके गुस्से भरी आवाज सुनकर कनिका डर के कारण कांप गई। आई एम सॉरी। ऐसा कुछ होगा मैंने इसकी उम्मीद नहीं की थी। उद्धरण चिन्ह। अपना कोई भी काम करने से पहले तुम उसके बारे में अच्छे से सोचते क्यों नहीं हो? अगर अभी तो मेरे बेटे के बच्चे की मां नहीं बनने वाली होती तो मैं तुम्हें कभी अपनी बहू के रूप में स्वीकार है ना करती, सुलेखा जी ने ठंडे लहजे में कहा। सुलेखा की बात सुनकर कनिका ने गुस्से में अपने हाथों की मुठियां भींच ली, लेकिन सुलेखा जी के सामने कुछ भी बोलने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। उसने अपना सिर नीचे झुकाकर उनसे माफी मांगते हुए कहा, आई एम रियली वेरी सॉरी। इन सब में सिर्फ मेरी ही गलती है। मैं जानती हूँ कि नमन दिन रात मेहनत करता है और मैं इसीलिए ईशानी को एक सबक सिखाना चाहती थी, लेकिन मैं उसमें कामयाब नहीं हो पाई। मैंने इस बात की उम्मीद नहीं की थी कि ईशानी इतनी ज्यादा चालाक निकलेगी। उद्धरण चिन्ह। कनिका की सफाई सुनकर सुलेखा को उस पर और भी गुस्सा आ रहा था। ईशानी चालाक नहीं है बल्कि तुम बेवकूफ हो। ये तुम्हारी बेवकूफ़ी थी जो तुमने अपने पीछे सबूत छोड़ दिए। तुम दोनों मिलकर एक लड़की से हार गए। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। उद्धरण चिन्ह। सुलेखा जी, गुस्सा मत कीजिए। आपको जो कुछ भी कहना है आप मुझसे कह लीजिए। कनिका तो सिर्फ नमन और आपके परिवार का भला सोचकर ईशानी से बदला लेना चाहती थी, लेकिन उसने कभी इस बात की उम्मीद नहीं की थी कि ईशानी उसके साथ ऐसा कर देगी। उद्धरण चिन्ह। छाया ने शर्म के साथ मुस्कुराते हुए अपनी बेटी की तरफदारी करने की कोशिश की। छाया और सुलेखा की उम्र लगभग सेम ही थी, लेकिन उसके बावजूद भी छाया को सुलेखा जी के सामने बात करने में डर लगता था। वो सुलेखा जी के साथ काफ़ी पोलाइटली और इज्जत से बात करती थी। जब आशीष को पता चला कि जिस लड़की को पब्लिक इतना ज़्यादा सुना रही है वह अभिमान की पत्नी है, तो उसने उसकी तरफ देखा और उससे बोला, अभिमान, इतना कुछ हो रहा है और फिर भी तुम साइड में खड़े होकर सब देख रहे हो। अभी तक तुमने कुछ किया क्यों नहीं? उद्धरण चिन्ह। उन्हें ब्लेम मत करो। मैंने ही उनकी कोई भी मदद लेने से मना किया है, और मैं इस सिचुएशन को खुद हैंडल कर सकती हूँ। वैसे भी अब कनिका को जवाब देने का टाइम आ गया है। अपनी बात कहते हुए ईशानी के होठों पर मुस्कुराहट तैर गई थी। सुबह के करीब 11 बजे कनिका मन ही मन खुश हो रही थी और सोच रही थी कि वो पब्लिक का ओपिनियन बदलने में कामयाब हो गई है। आप सभी लोग उसके साथ और ईशानी के खिलाफ खड़े हो गए। उसने अभी अपनी जीत की खुशी मनाई भी नहीं थी तभी किसी ने ऑनलाइन एक न्यूज़ आर्टिकल पोस्ट कर दिया। उस आर्टिकल के पोस्ट होने की कुछ ही देर बाद पब्लिक का सारा गुस्सा कनिका पर फटने लगा था। उस आर्टिकल की हेडलाइन काफ़ी सिंपल और ऑर्डिनरी थी, इंसाफ होकर ही रहेगा। उद्धरण चिन्ह। जब लोगों ने उस वेब पेज पर क्लिक किया तो उन्हें वहां पर एक रिकॉर्डिंग दिखाई दी। उस रिकॉर्डिंग की शुरुआत में सब कुछ वही था जो पहले कनिका ने रिलीज कराया था, लेकिन उसकी अभी की रिकॉर्डिंग बिल्कुल अलग थी। अल्पविराम अल्पविराम अल्पविराम। ईशानी के वहां से जाने के बाद छाया ने कनिका से कहा, कनिका तुमने काफ़ी चालाकी के साथ ईशानी को फंसा दिया है। इन सब के बाद वह अपनी पूरी जिंदगी में भी कभी अपनी रेपुटेशन वापस नहीं बना पाएगी। उद्धरण चिन्ह। कनिका ने जवाब देते हुए कहा, किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि आगे बढ़ने के लिए मैं अपने कदम पीछे भी खींच सकती हूँ। मैंने ईशानी के सामने अपनी गलती मानने का नाटक किया और उसके बाद उसे बर्बाद करने का मौका ढूंढ लिया। उद्धरण चिन्ह। छाया ने कहा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन एक पल के लिए तो तुमने मुझे भी डरा दिया। तुम्हारी एक्टिंग देखकर तो मुझे भी लगा कि ईशानी ने तुम्हारे पेट पर किक किया है। उद्धरण चिन्ह। कनिका ने मुस्कुरा कर कहा, ऐसे कैसे हो सकता है? ईशानी कभी ऐसा ही करेगी, और सबसे बड़ी बात मैं भी अपने बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी। मुझे सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए एक चाल चलनी थी, जो मैं चल चुकी हूँ। उद्धरण चिन्ह। छाया ने मुस्कुरा कर कहा, तुम वाकई बहुत अच्छी बेटी हो। तो अब तुमने आगे क्या करने के बारे में सोचा है? उद्धरण चिन्ह। छाया का सवाल सुनकर कनिका के होठों पर एक शैतानी मुस्कान तैर गई थी। उसे अपनी आज की रात एंजॉय कर लेने दीजिए। कल की सुबह उसकी जिंदगी की सबसे मनहूस सुबह होने वाली है। मैं उसे बर्बाद कर दूंगी। आप बस बैठिए और देखते रहिए। उद्धरण चिन्ह।
छाया और कनिका के बीच हुई सारी बातें लोगों को सब सच बता रही थी। उन दोनों ने अपने ही मुंह से अपने सारे गुनाह कबूल कर लिए थे। जैसे ही वह न्यूज़ वायरल हुई तो जो लोग अभी तक ईशानी के खिलाफ खड़े थे अब उन्हें अपनी गलती का एहसास होने लगा। लेकिन अभी भी कुछ लोगों को इस न्यूज़ पर विश्वास नहीं हो रहा था। उन्हें लग रहा था कि यह न्यूज़ फेक है और साथ ही वह रिकॉर्डिंग भी फेक है। कुछ न्यूज़ पब्लिशिंग कंपनी ने एक्सपर्ट से उस रिकॉर्डिंग को कंफर्म कराने के बारे में सोचा। पब्लिक के सामने सब सच लाना चाहती थी, लेकिन सभी एक्सपर्ट ने एक ही बात कही कि ये रिकॉर्डिंग बिल्कुल असली है। उन लोगों को अपनी पागलपंती पर शर्मानी चाहिए। सारे न्यूज़ आर्टिकल पढ़ने के बाद आशीष ने कहा, अधिकतर सभी लोग ऑनलाइन तुम्हें एब्यूज कर रहे थे, उसके बावजूद भी तुम इतनी शादी थी। मैं तुम्हारी इस क्वालिटी की सराहना करता हूँ। ये क्वालिटी हर किसी के अंदर नहीं होती है। भाभी, तुम कब मुझे इम्प्रेस करना बंद करोगी? आशीष ने देखा था कि अपने बारे में सारी खबरें पढ़ने के बाद भी ईशानी शांत थी और उसने उतनी ही शांति के साथ अपना बदला भी लिया। इसके लिए उसने दिल से ईशानी की तारीफ की थी। थैंक यू, ईशानी ने अपना लैपटॉप बंद करते हुए मुस्कुराकर कहा। आशीष भी मुस्कुराया और बोला, मैंने जो भी कहा है बिल्कुल सच कहा है। अभिमान भी आपकी इस क्वालिटी से काफी इम्प्रेस होगा। उद्धरण चिन्ह। आशीष ने बिल्कुल ठीक कहा था। कनिका जब भी इस आने के खिलाफ कोई चाल चलती थी तो अभिमान हमेशा बेसब्री से ईशानी के उसे जवाब देने का इंतजार करता था। और आज ईशानी ने जिस तरीके से कनिका के झूठ को सबके सामने लाया उसे देखकर वह काफी हैरान और खुश था। तुमने वो रिकॉर्डिंग कब की? उद्धरण चिन्ह। ईशानी मुस्कुराए, कल जब मैं अपने घर अपना सामान लेने के लिए गई थी तो वहां जाने से पहले ही मैंने रिकॉर्डिंग पेन ऑन कर लिया था। मुझे करेगा या उसकी मां पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। और जैसा कि मुझे उम्मीद थी, कनिका ने एक बार फिर मेरे खिलाफ चाल चलने का सोचा। मुझे सबकी नज़रों में गलत साबित करने के लिए उसने वो वीडियो रिकॉर्डिंग की, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि वहां से वापस आने के बाद मैं अपना रिकॉर्डिंग पेन वहीं पर छोड़कर आई थी और उसी पेन में उसकी और उसकी मां के बीच हुई सारी बातें रिकॉर्ड हो गई। उद्धरण चिन्ह। स्मार्ट मूव, ईशानी। तो अब हम तुम्हारी इसी जीत की खुशी में लंच करेंगे, आशीष ने कहा। कुछ देर के बाद वह तीन और लंच करने के लिए बाहर चले गए। गैराज में पहुंचकर अभिमान ने ईशानी के लिए गाड़ी का दरवाजा खोला और जब शाइन गाड़ी के अंदर बैठ रही थी तो उसके सर पर कुछ न लगे इसलिए उसने अपना हाथ भी ऊपर रख लिया। अभिमान का ये बिहेवियर देखकर आशीष हैरान था। उसका सख्त मिजाज भाई किसी के लिए इतना सोच रहा है और उसकी इतनी फिक्र कर रहा है। उसे तो इस सीन को रिकॉर्ड करके अपने सभी दोस्तों को दिखाना चाहिए था, लेकिन अगर वह ऐसा करता तो अभिमान के हाथों उसे काफी मार खानी पड़ती। जैसा कि ईशानी ने पहले ही कहा था, वह लोग वहां से 7 स्टार रेस्टोरेंट में गए और वहां जाकर सबके लिए ऑर्डर ईशानी नहीं किया। अभिमान के कहे अनुसार ईशानी ने काफी महंगा खाना ऑर्डर किया था, लेकिन आशीष ने अभी तक इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया, बल्कि वह तो खुश होते हुए ईशानी से बोला, तुम्हें देखकर लगता नहीं है कि तुम इतना ज्यादा खाना खाती होगी। उद्धरण चिन्ह। थैंक यू, लेकिन मैंने सिर्फ पैसा किया है जैसा अभिमान ने कहा था। बिना खाने के प्राइस देखे मैंने सबके लिए खाना ऑर्डर कर दिया है। खाना टेस्ट करते हुए ईशानी ने धीमी आवाज में कहा, तुमने अभी तक इस बात पर गौर नहीं किया कि यह सभी डिशेज मेरी फेवरेट है। अभिमान ने कहा और ईशानी की तरफ देखा। उसकी बात सुनकर आशीष हैरान था। अगले ही पर वह अभिमान के करीब गया और उसके कान में फंसा कर बोला, अभी क्या तुम वाकई इसे पसंद करते हो? उद्धरण चिन्ह। और वॉट? अभिमान ने आशीष को घूर कर देखा और उसके सवाल का एक अजीब सा जवाब दे दिया। मुझे लगा था कि तुम पूरी उम्र शादी ही नहीं करोगे, लेकिन आखिरकार तुम उस लड़की से मिल ही गई जिसे तुम पसंद करते थे। कांग्रेचुलेशन, ईशानी बहुत अच्छी लड़की है, तुम्हें उसे अच्छे से ट्रीट करना पड़ेगा, आशीष ने कहा। आई विल, ताकि तुम्हारे जैसे मजनू दोबारा उसके पीछे ना आए। आशीष की तरफ देखते हुए अभिमान ने उससे कहा। आशीष ने कहा, कम ऑन यार, मैं नहीं जानता था कि वो तुम्हारी बीवी है। अगर मुझे पता होता तो मैं उसके पास भी नहीं जाता। उद्धरण चिन्ह। ग्रेट, उद्धरण चिन्ह। तुम दोनों आपस में क्या बातें कर रहे हो? उन दोनों को आपस में फुसफुसाते हुए देखकर ईशानी ने उनसे पूछा। आशीष ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और बोला, मैं अभिमान के टेस्ट की तारीफ कर रहा था। उसने अपने लिए इतनी अच्छी बीवी जरूरी है। उद्धरण चिन्ह। आशीष के बाद पर ईशानी ने अपनी आंखें घुमाते हुए शांत लहजे में कहा, तुम सच में किसी मीठी छुरी से कम नहीं हो। अभी तक तो तुमने अपनी इस मीठी जुबान के साथ काफी सारी लड़कियों को फंसा लिया होगा, है ना? उद्धरण चिन्ह। आशीष अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके ईशानी को देख रहा था।
वो काफी हैंडसम, अमीर और स्वीट था। लड़कियों को तो उसे पसंद करती थी। तो भला ईशानी ऐसा कैसे कह सकती थी कि उसने उन लड़कियों को फंसाया है। आशीष अपने आप को डिफरेंट करना चाहता था, लेकिन फिर उसने कुछ नहीं कहा। यू आर रियली स्मार्ट। अभिमान नहीं, जब आशीष को खामोश देखा तो उसने मुस्कुराकर कहा। अपनी बात कहते हुए वह बीच बीच में ईशानी की प्लेट में खाना सर्व कर रहा था, और उसकी ये छोटी छोटी हरकतें देखकर आशीष काफी खुश था। शादी के बाद अभिमान काफी बदल चुका था। वह पहले से काफी जेंटल और संवेदनशील बन गया था। उसने आज से पहले कभी नताशा को भी इस तरह ट्रीट नहीं किया था। लेकिन उन दोनों को देखकर आशीष ये बात कह सकता था कि उनकी शादी जितनी सिंपल दिख रही है वह उतनी सिंपल है नहीं। ईशानी के बारे में खबरें अभी भी लगातार पब्लिश हो रही थी। वह चाहकर भी इस बात पर यकीन नहीं कर सकता था कि उन दोनों ने सिर्फ प्यार के चलते एक दूसरे से शादी की है। लेकिन इन सब के बावजूद भी ईशानी का इंप्रेशन उस पर काफी अच्छा पड़ा था। उसे शादी काफी पसंद आई थी। अभी तुम्हें ईशानी का दिल जीतना ही होगा। ओके, एक बात याद रखना कि तुम मिस्टर परफेक्ट हो। उद्धरण चिन्ह। अभिमान पहले ही समझ गया था कि आशीष के दिमाग में कुछ न कुछ चल रहा है, इसलिए उसने मुस्कुराकर कहा, मैं जानता हूं कि मुझे क्या करना है। उद्धरण चिन्ह। वो तीनों एक दूसरे से बातें करते हुए खाना एंजॉय कर रहे थे। लंच पूरा होने के बाद वह लोग रेस्टोरेंट से बाहर आए तो ईशानी ने अभिमान से कहा, मैं अब तुम्हारे साथ कंपनी नहीं आ रही हूँ। उद्धरण चिन्ह। क्या तुम्हारे कुछ और प्लान्स है? अभिमान ने कंफ्यूजन के साथ ईशानी की तरफ देखा। मैं यहाँ से घर जाऊंगी और एक प्रेस रिलीज लिखूंगी, ईशानी ने मुस्कुराकर कहा। जैसा कि अब ईशानी ने अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी थी तो वह पहले की कंपैरिजन काफी शांत भी थी और अब वह दोबारा अपने काम करने के मूड में आ गई थी। अभिमान ने अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा, ठीक है, तो मैं पहले तुम्हें घर ड्रॉप करवा देता हूँ। उद्धरण चिन्ह। डिग्री 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 डिग्री। वहीं दूसरी तरफ त्रिपाठी विला के बाहर लोगों की भीड़ लगी हुई थी। ईशानी की रिकॉर्डिंग रिलीज करने के तुरंत बाद सुलेखा जी ने कनिका और छाया जी को वहां पर बुला लिया था। उस बड़े से और शानदार घर के अंदर का माहौल काफी शांत था। सुलेखा, नमन की मां, वहीं रखे हुए सोफे पर बैठी हुई थी। उन्होंने निराशा के साथ कनिका की तरफ देखा और गुस्से में बोली, देखो अब तुमने क्या किया है। उस दिन पार्टी में भी तुम्हारी वजह से हमें इतनी बदनामी झेलनी पड़ी, और आज फिर तुम्हारी एक स्टूपिड सी चाल के चलते लोगों के बीच हमारी थू थू हो रही है। मेरा बेटा कंपनी को ठीक से चलाने के लिए दिन रात मेहनत करता है, और तुम उसके लिए मुश्किलें खड़ी करने का एक मौका भी नहीं छोड़ती। आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? उद्धरण चिन्ह। सुरेखा एक काफी शांत और आकर्षक औरत थी, लेकिन जितनी शांत हो दिखने में लगती थी उसका गुस्सा उतना ही ज्यादा खतरनाक था। इसके अलावा त्रिपाठी फैमिली के अंदर सबसे ज्यादा उन्हीं की चलती थी। उनके गुस्से भरी आवाज सुनकर कनिका डर के कारण कांप गई। आई एम सॉरी। ऐसा कुछ होगा मैंने इसकी उम्मीद नहीं की थी। उद्धरण चिन्ह। अपना कोई भी काम करने से पहले तुम उसके बारे में अच्छे से सोचते क्यों नहीं हो? अगर अभी तो मेरे बेटे के बच्चे की मां नहीं बनने वाली होती तो मैं तुम्हें कभी अपनी बहू के रूप में स्वीकार है ना करती, सुलेखा जी ने ठंडे लहजे में कहा। सुलेखा की बात सुनकर कनिका ने गुस्से में अपने हाथों की मुठ्ठियां भींच ली, लेकिन सुलेखा जी के सामने कुछ भी बोलने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। उसने अपना सिर नीचे झुकाकर उनसे माफी मांगते हुए कहा, आई एम रियली वेरी सॉरी। इन सब में सिर्फ मेरी ही गलती है। मैं जानती हूँ कि नमन दिन रात मेहनत करता है और मैं इसीलिए ईशानी को एक सबक सिखाना चाहती थी, लेकिन मैं उसमें कामयाब नहीं हो पाई। मैंने इस बात की उम्मीद नहीं की थी कि ईशानी इतनी ज्यादा चालाक निकलेगी। उद्धरण चिन्ह। कनिका की सफाई सुनकर सुलेखा को उस पर और भी गुस्सा आ रहा था। ईशानी चालाक नहीं है बल्कि तुम बेवकूफ हो। ये तुम्हारी बेवकूफ़ी थी जो तुमने अपने पीछे सबूत छोड़ दिए। तुम दोनों मिलकर एक लड़की से हार गए। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। उद्धरण चिन्ह। सुलेखा जी, गुस्सा मत कीजिए। आपको जो कुछ भी कहना है आप मुझसे कह लीजिए। कनिका तो सिर्फ नमन और आपके परिवार का भला सोचकर ईशानी से बदला लेना चाहती थी, लेकिन उसने कभी इस बात की उम्मीद नहीं की थी कि ईशानी उसके साथ ऐसा कर देगी। उद्धरण चिन्ह। छाया ने शर्म के साथ मुस्कुराते हुए अपनी बेटी की तरफदारी करने की कोशिश की। छाया और सुलेखा की उम्र लगभग से भी थी, लेकिन उसके बावजूद भी छाया को सुलेखा जी के सामने बात करने में डर लगता था। वो सुलेखा जी के साथ काफी पोलाइटली और इज्जत से बात करती थी। चैप्टर 27। जब सुलेखा जी कनिका को उसकी गलती का एहसास दिला रही थी तब अपनी बेटी को डिफेंड करते हुए छाया जी ने उनसे बात की।
सुलेखा जी इस वक्त काफी गुस्से में थी, लेकिन उनका छाया जी को नीचा दिखाने का कोई मकसद नहीं था। उन्होंने ठंडे लहजे में कहा, ठीक है, लेकिन अब से तुम अपने घर के अंदर ही रहोगी। एक बार हमारी कंपनी के हालात ठीक हो जाए उसके बाद मैं ईशानी को सबक सिखा दूंगी। उसने जो कुछ भी हमारे साथ किया है उसे इसका भुगतान तो करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर अब तुमने दोबारा कुछ करने की कोशिश की तो भले ही तुम प्रेग्नेंट हो, लेकिन मैं तुम्हारी शादी अपने बेटे से नहीं होने दूंगी। उद्धरण चिन्ह। सुलेखा जी ने कनिका को वार्निंग देते हुए कहा। उनकी बात सुनते ही कनिका के चेहरे का रंग पीला पड़ गया। वो जानती थी कि सुलेखा जी उसकी और नमन की शादी से खुश नहीं है। इनफैक्ट उन्हें तो कनिका से ज्यादा ईशानी पसंद थी। अगर सोशल रैंक के हिसाब से देखा जाए तो नमन के लिए ईशानी ही दी थी, क्योंकि वह अग्निहोत्री खानदान की जायज औलाद थी। वहीं दूसरी तरफ कनिका सिर्फ छाया की बेटी थी। सीधे शब्दों में कहा जाए तो अग्निहोत्री खानदान की नाजायज बेटी। और इसी वजह से सुलेखा हमेशा कनिका को नीची नजरों से देखती थी। अगर इस वक्त तरीका प्रेग्नेंट नहीं होती तो वह तो कब का कनिका को धक्के मारकर अपने बेटे की जिंदगी से बाहर निकाल चुकी होती। तुम मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रही हो? कनिका को चुप देखकर सुलेखा जी ने नाराजगी के साथ उसे कहा। उन्हें कनिका का बिहेवियर बिल्कुल पसंद नहीं था। ठीक है, आप फिक्र मत कीजिए, मैं अब से अपना हर एक कदम सोच समझकर चलूंगी, कनिका ने पूरी इज्जत के साथ उनसे कहा। लेकिन उसके दिल में सुरेखा जी के लिए नफरत भरी हुई थी। अगर ईशानी ना होती तो कनिका को कभी इतनी बेइज्जती का सामना नहीं करना पड़ता। ईशानी को इतनी आसानी से नहीं जाने दे सकती थी। उसने मन ही मन खुद से वादा किया कि जिस दिन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में उसके कदम जम गए उसी दिन वह ईशानी को रौंद कर रख देगी। ईशानी को गिराने के लिए वह कुछ भी करने को तैयार थी। डिग्री 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 डिग्री। अगले दिन ईशानी सुबह तैयार होकर अपनी कंपनी में चली गई। कल वाली खबरों को लेकर अभी तक लोगों के बीच में गॉसिप्स हो रही थी। जब ईशानी के कलीग्स ने उसे देखा तो उन लोगों के चेहरे के एक्सप्रेशन बदलने लगे। उनके चेहरे के भाव थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड और अजीब थे। ईशानी को अब इन सब की आदत हो चुकी थी। उसने सबको ऐसे दिखाया जैसे उसने किसी पर ध्यान ही ना दिया हो और वह सीधा अपनी सीट पर चली गई। ईशानी की अपनी सीट पर बैठते ही नंदिनी उसके पास आई और उससे शिकायत करते हुए बोली, ईशी, तो फाइनली तो वापस आ गई। मुझे तो लगा था कि कल वाली खबरें पढ़कर तुम बहुत ज्यादा परेशान हो गई हो, तुमने सुसाइड कर लिया हो। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात पर ईशानी हंसते हुए बोली, क्या मुझे देखकर तुम्हें ये लगता है कि मैं इतनी जल्दी सुसाइड कर लूंगी? उद्धरण चिन्ह। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन तुम्हारा इस तरह अचानक से गायब होना भी तो गलत था ना। तुम्हें अंदाजा भी है कि मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र हो रही थी। उद्धरण चिन्ह। कल ईशानी ने अपना फोन स्विच ऑफ कर रखा था। सुबह से लेकर दोपहर तक नंदिनी उससे बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका फोन नहीं लग रहा था। दोपहर के वक्त जब तक वह रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर नहीं आई तब तक नंदिनी को ईशानी की काफी फिक्र हो रही थी। उस खबर को पढ़ने के बाद कहीं जाकर नंदिनी को सुकून मिला था। सॉरी, अगली बार से अगर मैं कभी ऐसे गायब होऊंगी तो मैं तुम्हें पहले ही इन्फॉर्म कर दूंगी, ईशानी ने मुस्कुराकर कहा। मतलब तुम फिर से ऐसे गायब होने का प्लान कर रही हो? मतलब मैं तो खामखा ही तुम्हारे लिए परेशान हो रही थी, नंदिनी ने अपनी आंखें घुमाते हुए ईशानी को डांट कर कहा। अचानक ही नंदिनी को खांसी आने लगी। है, क्या हो गया है तुम्हें? तुम बीमार हो? अगले ही सेकंड ईशानी के चेहरे के भाव बदल गए और फिक्र के साथ नंदिनी की तरफ देखते हुए बोली। अब जाकर उसने ध्यान दिया कि नंदिनी का चेहरा पहले की कंपैरिजन थोड़ा ज्यादा गुलाबी हो रखा था। थोड़ा बहुत बुखार आ रहा है मुझे कल से, नंदिनी ने कहा। वो काफी कमजोर और थकी हुई दिखाई दे रही थी। क्या तुमने दवाई ली है? आई थिंक कि तुम्हें आज लीव लेकर वापस घर चले जाना चाहिए, ईशानी ने उससे कहा। हाँ, लेकिन मैं लीव के लिए बात नहीं कर सकती। आज दोपहर मुझे एक इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू के लिए जाना है, नंदिनी मुस्कुराए और उसने अपना हाथ हिलाते हुए कहा। वो ईशानी को इशारा कर रही थी कि उसे उसकी ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ईशानी ने एक गहरी सांस छोड़ी और बोली, अगर तुम्हें अपनी तबीयत ज्यादा खराब लगे तो मुझे बता देना। उद्धरण चिन्ह। ठीक है, उद्धरण चिन्ह। ईशानी से बात करने के बाद नंदिनी दोबारा अपनी सीट पर चली गई। लंच टाइम में ईशानी नंदिनी को बुलाने के लिए उसके पास गई तो उसने देखा कि नंदिनी अपनी टेबल पर अपना सिर रखकर बैठी हुई है। पहले से ज्यादा कमजोर लग रही थी और उसका चेहरा बिल्कुल लाल पड़ चुका था। उसे देखकर ईशानी तेज कदमों के साथ उसके पास गई और उसने उसका माथा छूकर देखा तो हैरान रह गई। तुम्हें काफी तेज बुखार है, नंदू। उद्धरण चिन्ह। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम फिक्र मत करो,
नंदिनी ने धीमी आवाज में कहा और खड़े होने की कोशिश करने लगी। बिल्कुल गर्म तवे की तरह जल रही हो तुम। खुद के साथ इतनी बेरहमी नहीं मत करो। मैं अभी जाकर तुम्हारी लीव के लिए बात करके आती हूँ, और जिस इंटरव्यू के लिए तुम्हें जाना था उसे मैं देख लूंगी। ईशानी ने नंदिनी को डांटते हुए कहा और वह मैनेजर ऑफिस की तरफ जाने लगी। लेकिन नंदिनी ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा, नहीं ईशानी, मैं आज दोपहर में माया भट्ट का इंटरव्यू लेने जा रही हूँ। तुम्हारे और नमन के बीच चल रहे तमाशे अभी अभी खत्म हुए हैं। मुझे डर है कि वह औरत इन सब चीजों का फायदा उठाकर तुम्हें बेइज्जत ना करे। उद्धरण चिन्ह। माया भट्ट। ये नाम सुनकर ईशानी हैरान थी। उसके चेहरे पर गिरना के भाव आ गए थे। माया भट्ट एक काफी जानी मानी एक्ट्रेस थी। पूरे देश में उसके लाखों करोड़ों फैंस थे। उसने टीवी ड्रामा के साथ साथ कई मूवीज में भी काम किया था। जहां आजकल एक्ट्रेस न जाने कितनी ही सर्जरी कराकर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपना नाम कमाती है, वही माया एक नेचुरल ब्यूटी थी। उसका चेहरा काफी खूबसूरत था और साथ ही उसका कॉन्फिडेंस भी काफी अच्छा था, और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से उसने जल्दी ही एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ ली थी। सभी लोगों की नज़रों में माया काफी अच्छी और विनम्र स्वभाव की लड़की थी। लेकिन ईशानी जानती थी कि ऐसा कुछ भी नहीं है। कॉलेज टाइम में माया उसकी लव राइवल थी। माया को नमन शुरुआत से काफी पसंद था, और उसने काफी चालें चलकर ईशानी और नमन का रिश्ता खराब करने की कोशिश भी की थी। इसके अलावा उसे बिना बात लोगों को परेशान करने का भी काफी शौक था। लेकिन बाकी सभी के सामने वह ऐसा दिखावा करती थी जैसे वो किसी को दर्द में देख ही नहीं सकती। कॉलेज टाइम में नमन सच में ईशानी से काफी प्यार करता था। उसकी जिंदगी में सिर्फ ईशानी ही थी, इसीलिए माया के लाख कोशिश करने पर भी उसका और ईशानी का रिश्ता खराब नहीं हुआ था। लेकिन अब वही नमन ने ईशानी को छोड़कर उसकी बहन से शादी करने का फैसला कर लिया था, और यह बात पूरा सोशल मीडिया पर किसी आग की तरह फैल चुकी थी। तो अब माया पूरी कोशिश करेगी कि वह किसी भी तरीके से ईशानी को नीचा दिखा सके। इन सब बातों को सोचते हुए ईशानी थोड़ा हिचकी आ रही थी। माया के बारे में जानने के बाद उसका बिल्कुल भी मन नहीं था कि वह इंटरव्यू लेने के लिए जाए। दोबारा कभी माया से मिलना नहीं चाहती थी, लेकिन नंदिनी की हालत को देखकर वह उसे भी इंटरव्यू लेने के लिए जाने नहीं दे सकती थी। जब भी ईशानी के साथ कुछ गलत होता है तो नंदिनी हमेशा उसके साथ खड़ी होती है। तो आज जब नंदिनी की तबीयत खराब थी तो भला ईशानी कैसे साइड में खड़े होकर सब कुछ देख सकती थी। ये सब सोचते हुए ईशानी मुस्कुराए और नंदिनी को आश्वस्त करते हुए बोली, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम सिर्फ अपना ध्यान रखो। वह सिर्फ माया ही तो है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं उससे डरती हूँ? इसके अलावा मैं कोई काया भी नहीं हूँ। वह मेरे साथ कुछ गलत नहीं कर सकती। मैं उसे अपनी बेइज्जती करने का मौका ही नहीं दूंगी। उद्धरण चिन्ह। अपनी बात कहकर बिना नंदिनी का जवाब सुने ईशानी मुड़ी और वहां से चली गई। उसने ऑफिस में जाकर नंदिनी के लिए सिक लीव ली और उसके बाद वह नंदिनी को हॉस्पिटल ले गई। दवाइयां लेने के बाद ईशानी उसे आराम से बैठाकर खाना खिलाया। ईशानी वहां से तब तक नहीं गई जब तक नंदिनी सो नहीं गई थी। दोपहर के करीब 3 बजे ईशानी माया की एजेंसी में पहुंची। माया के आने का इंतजार करते हुए ईशानी इंटरव्यू की सारी तैयारियां कर रही थी। माया को आने में अभी थोड़ा ही समय बचा था, तभी उसकी असिस्टेंट वहां आई और ईशानी से बोली, मिस भट्ट का शेड्यूल काफ़ी बिजी है, तो आपके पास इंटरव्यू लेने के लिए सिर्फ 1 घंटा होगा। इसके अलावा हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप उनसे नहीं पूछ सकती, तो अपना इंटरव्यू जल्दी खत्म करने की कोशिश कीजिएगा। उद्धरण चिन्ह। माया के असिस्टेंट में काफ़ी अकड़ थी, उसके टोन में सुपीरियरिटी साफ साफ झलक रही थी। ईशानी के माथे पर बल पड़ गए लेकिन उसने कुछ कहा नहीं। माया एक काफ़ी पॉपुलर एक्ट्रेस थी, साथ ही उसके अनगिनत फैन भी थे, इसलिए जो लोग उसके साथ काम करते थे उनमें भी अकड़ का होना तो लाजमी था। ईशानी पिछले 2 सालों से इस इंडस्ट्री में काम कर रही थी, इसलिए अभी तक उसे ऐसे लोगों से बात करने की आदत हो चुकी थी। एक आखिरी बार अपने इंटरव्यू ड्राफ्ट को देखा और फिर माया का इंतजार करते हुए वही सोफे पर बैठ गई। करीब 10 मिनट बाद भीड़ से घिरी हुई माया वहां पर आई। माया ने काफ़ी अच्छे कपड़े पहने हुए थे। उसने जो ड्रेस पहनी हुई थी उसका अभी तक मार्केट में सिर्फ एक ही पीस आया था। वो ड्रेसिंग उस पर काफ़ी फब रही थी। उसने अपने चेहरे पर काफ़ी हल्का मेकअप किया हुआ था और उसके बाद उसके कंधों पर आ रहे थे अपनी हाई हील्स में वह काफ़ी ज़्यादा चार्मिंग और आकर्षित नजर आ रही थी। उसे देखकर लग रहा था कि वह सच में एक सुपरस्टार है। अंदर आते हुए जब उसकी नज़र ईशानी पर पड़ी तो उसके चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए और उसने कहा, ईशानी। उद्धरण चिन्ह। यस। अपना कैमरा चेक करते हुए ईशानी ने उसकी तरफ देखकर कहा।
अपनी आईब्रो ऊपर उठाकर माया ने ईशानी की तरफ देखकर एक अजीब लहजे में कहा, ओह, जितना मुझे पता है उस हिसाब से तुम मेरा इंटरव्यू लेने के लिए कोई और रिपोर्टर आने वाला था, तुम दो पॉपुलर ईशानी तो नहीं। उद्धरण चिन्ह। रिपोर्टर आपका इंटरव्यू लेने के लिए आने वाला था, उसकी तबीयत खराब है और इस वक्त को हॉस्पिटल में है, और उसकी जगह पर आपका इंटरव्यू लेने के लिए मैं आई हूँ। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो हम अपना इंटरव्यू शुरू कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। ईशानी ने माया की तंज भरी बातों को इग्नोर करते हुए सीधा सपाट लहजे में कहा। ईशानी उससे बात करके अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी, लेकिन माया को देखकर लग नहीं रहा था कि वह ईशानी की बात से सहमत है। ईशानी को देखते हुए उसके होठों पर एक घमंडी मुस्कान आ गई और वह ईशानी के सामने रखे हुए सोफे पर जाकर बैठ गई। उसने दुर्भावनापूर्वक ईशानी की तरफ घुरा और बोली, मुझे कोई जल्दी नहीं है। तुम्हारे जैसे पुराने दोस्तों से मिलने का मौका मुझे कभी कभार ही मिलता है, तो क्यों ना हम लोग पहले कुछ पुराने दिनों की बातें कर ले। उद्धरण चिन्ह। आई डोंट थिंक कि पुराने दिनों के बारे में बात करने का कोई फायदा है। उद्धरण चिन्ह। ईशानी ने ठंडे लहजे में कहा। वह अच्छे से जानती थी कि माया सिर्फ उसे परेशान करने का मौका ढूंढ रही है। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? चाहे कुछ भी हो, हम दोनों 4 साल के लिए एक ही कॉलेज में और एक ही क्लास में साथ पढ़ते थे। इसके अलावा हम दोनों को एक ही लड़का पसंद था, तो तुम ऐसे कैसे कह सकती हो कि पुरानी बातें करने का कोई फायदा नहीं है? एक दूसरे से बात करने के लिए हमारे पास काफ़ी चीज़ें हैं। माया की आंखें भी सख्त और ठंडी हो गई थी। माया को ईशानी का यह एटीट्यूड बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। अभी ईशानी के साथ जो कुछ भी हो रहा था उसे देखकर माया काफ़ी खुश थी, और साथ ही अब वह उसकी स्थिति पर उसका मजाक भी उड़ाना चाहती थी। चैप्टर 29। अभिमान से बात करने के बाद ईशानी ने अपना फ़ोन अपनी जेब में डाला और मुस्कुराते हुए वहां से जाने लगी। चलते हुए उसकी किसी से टक्कर हो गई। जब उसने अपनी नज़रें ऊपर उठाकर देखा तो उसके सामने नमन खड़ा था। नमन को अपने सामने देखकर ईशानी अपनी ही जगह पर जड़ गई थी। उसे यहाँ देखकर वह हैरान थी, लेकिन अगले ही पल उसने मुस्कुराना बंद कर दिया और नमन को भी खड़ा हुआ छोड़कर वहां से आगे निकल गई। उसने बिल्कुल ऐसे रिएक्ट किया जैसे उसने नमन को वहां देखा ही ना हो। नमन भी ईशानी को वहां देखकर आश्चर्यचकित था, और जब उसने देखा कि ईशानी उसे इग्नोर करके चली गई है तो उसे बहुत शर्मिंदा महसूस हुआ और उसने पीछे से उसे आवाज लगा दी, ईशानी। उद्धरण चिन्ह। ईशानी ने न कोई जवाब दिया और न ही वो रुकी। वो नमन की किसी भी बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहती थी। उसे ऐसे जाते हुए देखकर नमन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो जल्दी से ईशानी के पास गया और उसे रोकते हुए बोला, ईशानी, मुझे तुमसे बात करनी है। उद्धरण चिन्ह। तुमसे बात करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। ईशानी ने ठंडी नजरों से उसकी तरफ देखा। एक बार फिर नमन को वहीं छोड़कर आगे बढ़ गई। नमन ने अभी भी हार नहीं मानी थी, सिर्फ 5 मिनट। उद्धरण चिन्ह। ईशानी को अब उससे इरिटेशन होने लगी थी। तुम एग्जैक्टली चाहते क्या हो मुझसे? उद्धरण चिन्ह। ईशानी को इस तरह चढ़ते हुए देखकर नमन बिल्कुल भी खुश नजर नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी उसने शांत लहजे में उससे कहा, मैं सिर्फ तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि कनिका ने अपनी हदें पार कर दी है, लेकिन तुम जानती हो कि वह प्रेग्नेंट है। कम से कम उसके बच्चे के लिए ही अब उसके लिए और मुश्किलें खड़ी मत करो। उद्धरण चिन्ह। वॉट? नमन की बात सुनकर ईशानी गुस्से में हंसने लगी थी। कौन इसके लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है? नमन, तुमने मुझे चीट किया और उसके लिए माफ़ी भी नहीं मांगी, बल्कि अपनी सगाई वाले दिन तुमने कनिका के साथ मिलकर मुझे बेइज्जत करने की कोशिश भी की थी। तुम भला कैसे कह सकते हो कि मैं किसी के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही हूँ? तुम जाकर अपनी गर्लफ्रेंड से क्यों नहीं बोलते कि मेरी जिंदगी में दखल अंदाजी करना बंद करें? उद्धरण चिन्ह। मैंने अभी सिर्फ 1 सेकंड पर है तुमसे माफ़ी मांगी है। नमन के माथे पर बल पड़ गए। ईशानी की इतनी ऊंची आवाज़ सुनकर उसे चिढ़ होने लगी थी। ईशानी ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, कितने अच्छे तरीके से माफ़ी मांगी है ना तुमने। तुम्हें क्या लगता है कि अब अगर तुमने मुझसे माफ़ी मांग ली है तो मुझे तुम्हें माफ़ कर देना चाहिए, राइट? कोई सपना देख रहे हो क्या? उद्धरण चिन्ह। तुम्हें इतना गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है। तुम मेरे साथ शांति से भी बात कर सकती हो। ईशानी की बातों में छुपे हुए तानों को महसूस करते हुए नमन के अंदर एक तीखा का दर्द पैदा हो रहा था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे एक साथ किसी ने उसके दिल पर काफ़ी सारी सुई चुभा दी हो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उससे बहुत प्यार करती थी और उसकी हर बात बिना कुछ कहे मान लेती थी, लेकिन अब जब ईशानी उसकी तरफ देखती थी तो नमन को ऐसा लगता था जैसे वो कोई अनजान हो। ये देखकर नमन को काफ़ी बुरा लग रहा था।
तुमसे बात करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, और बेहतर होगा कि आज के बाद अगर हम दोनों कभी मिले तो एक दूसरे से किसी अनजान की तरह ही पेश आए। उद्धरण चिन्ह। ईशानी अब एक और सेकंड नमन के साथ बात करना नहीं चाहती थी, तो अपनी बात कहकर वह पीछे मुड़ी और वहां से जाने लगी। वो काफी समय पहले इस आदमी पर गिव अप कर चुकी थी। अब उसे नमन के लिए कुछ भी महसूस नहीं होता था। ईशानी। नमन ने पीछे से उसका नाम चिल्लाया, लेकिन ईशानी उसे इग्नोर करके वहां से आगे बढ़ गई। उसने अपने चलने की गति बढ़ा दी थी। ईशानी आगे बढ़ी रही थी, तभी अचानक काफी दूर से एक महंगी लग्जरी गाड़ी उसके सामने आकर रुकी। गाड़ी का दरवाजा खुला तो उसमें से एक लंबा चौड़ा आदमी बाहर आया। उस आदमी ने 3 पीस सूट डाला हुआ था और वह काफी एलिगेंट नजर आ रहा था। उस व्यक्ति का स्वभाव काफी अलग था और उसके आने से आसपास का माहौल भी काफी अलग हो गया था। अपने होठों पर एक मुस्कुराहट लिए वह जल्दी से इस आने के पास। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ईशानी ने हैरानी के साथ उस आदमी की तरफ देखा। तुम्हें लेने के लिए आया हूँ, आशीष ने मुस्कुराकर कहा। उसकी बात सुनकर ईशानी हैरान थी। उसने अपनी आईब्रो ऊपर उठाते हुए उससे पूछा, क्या तुम्हारे भाई ने तुमसे ऐसा करने के लिए कहा है? उद्धरण चिन्ह। तुम काफी स्मार्ट हो। उन्होंने कहा था कि मैं काफी कामचोर और हमेशा इधर उधर घूमने वाला हूँ, जो शायद थोड़ा खींच पैदा करने वाला है, इसलिए उन्होंने मुझे ये भेज दिया। और उद्धरण चिन्ह। आशीष अपनी बात कही रहा था, तभी उसकी नज़र थोड़ी ही दूर खड़े हुए नमन पर पड़ी। उसकी भौहें आपस में सिकुड़ गई और उसने अजीब ढंग से ईशानी की तरफ देखते हुए उससे कहा, क्या मैं गलत टाइम पर यहाँ आया हूँ? उद्धरण चिन्ह। ईशानी मुस्कुराए और बोली, नहीं, बल्कि तुम बिल्कुल ठीक समय पर आए हो। उद्धरण चिन्ह। डेट्स गुड, चलो गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। उद्धरण चिन्ह। आशीष ने एक गहरी और सुकून की सांस छोड़ी और दोबारा अपने वही चिर परिचित अंदाज में बोला। उसने बिल्कुल किसी जेंटलमैन की तरह जाने के लिए गाड़ी का दरवाजा खोला। ईशानी ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और गाड़ी के अंदर जाकर बैठ गई। उसने एक बार भी पलटकर पीछे नमन की तरफ नहीं देखा और जल्दी वहां से चली गई। वही नमन बिल्कुल लाचारी के साथ खड़ा हुआ देख रहा था कि आज ईशानी को लेने के लिए कोई दूसरा आदमी आया था। न जाने क्यों, लेकिन ईशानी को किसी और के साथ देखकर उसे काफी जलन फील हो रहा था। लेकिन उसके लिए सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो ये थी कि अपने ब्रेकअप के कुछ दिनों के बाद ही ईशानी इतने अच्छे आदमी से बातचीत करने लगी थी। भला उसे इतना आउटस्टैंडिंग मैन मिला कहाँ से? जो आदमी ईशानी को लेने के लिए आया था वो काफी एलिगेंट था, वह दिखने में भी कोई आम आदमी नहीं लग रहा था। इसके अलावा जिस गाड़ी में वह आदमी आया था उसकी कीमत करोड़ों में थी। पूरी कंट्री में उस मॉडल की कार सिर्फ एक ही थी। नमन ने भी उस गाड़ी को खरीदने की काफी कोशिश की थी, लेकिन उसका ना तो इतना बजट था और न ही उसकी किस्मत इतनी अच्छी थी। जब उसने इस बात को नोट किया कि ईशानी उसके साथ इतने गुस्से और ठंडे पानी के साथ पेश आ रही थी, वह उस आदमी से मुस्कुराकर बात कर रही थी। ये सोचते हुए नमन ने गुस्से में अपने हाथों की मुठ्ठियां भींच ली। अब नमन कैसे भी करके उस आदमी के बारे में पता लगाना चाहता था। उस आदमी के पहनावे और उसके एटीट्यूड को देखकर लग रहा था जैसे वह शहर में काफी जाना पहचाना इंसान होगा। लेकिन नमन उसके बारे में कुछ नहीं जानता था। अगर वह आदमी यही का रहने वाला होता तो नमन को उसके बारे में कुछ ना कुछ तो जरूर पता होता। वहीं अमन के दिमाग में यह बात भी चल रही थी कि अगर वह आदमी यहाँ का रहने वाला नहीं है तो ईशानी की उससे जान पहचान कैसे हुई। हर तरीके के सवाल नमन के दिमाग में आ रहे थे। अचानक हीनमन के दिमाग में एक बात कौंधी। जब इंटरनेट पर ईशानी के बारे में खबरें फैल रही थी, उस वक्त कोई सीक्रेटली उसकी की मदद कर रहा था। क्या जो आदमी छुपकर ईशानी की मदद कर रहा था वही यही था? नमन को ईशानी और आशीष काफी करीब नजर आ रहे थे, इसलिए उसने अंदाजा लगा लिया कि पूरे वक्त से उसकी मदद आशीष ही कर रहा था। नमन इस वक्त क्या महसूस कर रहा था उसे खुद समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उसे काफी ज्वेलस फील हो रहा था और काफी गुस्सा भी आ रहा था। उसने अपनी पॉकेट में से अपना फोन निकाला और अपनी सेक्रेटरी के पास कॉल लगा दिया। काव्या, मेरे लिए एक कार ओनर का पता करो। मैं अभी तुम्हें उसकी लाइसेंस प्लेट का नंबर सेंड करता हूँ। उद्धरण चिन्ह। ओके सर। उद्धरण चिन्ह। नमन ने कॉल कट कर दिया और काव्या को कार प्लेट का नंबर सेंड कर दिया। उसके बाद उसने अपना फोन अपनी पॉकेट में वापस डाला और अंदर माया से मिलने के लिए चला गया। नमन, फाइनली तुम यहाँ आ ही गए। उद्धरण चिन्ह। नमन को वहां आते हुए देखकर माया ने मुस्कुराहट के साथ कहा। आज भी नमन को देखकर उसकी आंखें खुशी के कारण चमक उठती थी। कितने साल बीत जाने के बाद भी नमन को लेकर उसके दिल में जो अट्रैक्शन थी वह वैसी की वैसी ही बनी हुई थी। सॉरी, मुझे आने में थोड़ी देरी हो गई। दरअसल बीच में कुछ काम पड़ गया था।
नमन ने सौम्यता के साथ मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, मुझे भी अभी कुछ देर में किसी काम के लिए बाहर जाना है, लेकिन अभी हम दोनों के पास कुछ समय है। उद्धरण चिन्ह। माया ने नमन को सोफे पर बैठने का इशारा किया और उसे पानी दिया। उसके बाद उसने उससे पूछा, क्या मैं जान सकती हूँ कि तुम मुझसे क्या बात करना चाह रहे थे? उद्धरण चिन्ह। मुझे किसी काम में तुम्हारी मदद की जरूरत है। अपनी गर्दन हिलाते हुए नमन ने उसके सवाल का जवाब दिया। कनिका दोबारा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में वापस आना चाहती है, लेकिन अभी उसकी क्या कंडीशन है इसके बारे में तुम जानती हो, इसीलिए मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। उद्धरण चिन्ह। नवीन की बात सुनकर माया का शरीर बिल्कुल अकड़ गया था। उसकी भौहें आपस में सिकुड़ गई और उसने नमन से पूछा, तुम्हारी होने वाली पत्नी प्रेग्नेंट नहीं है? तो उसे तो इस वक्त अपने घर में बैठकर आराम करना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। वेल, तुम्हें तो पता ही है कि कनिका और ईशानी के बीच पर रिश्ते कितने खराब है। कनिका ईशानी को आगे बढ़ते हुए बिल्कुल नहीं देख सकती, इसीलिए उसने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में वापस आने की ठानी है, और अब वह मेरे बच्चे की मां बनने वाली है, इसलिए मैं उसे मना भी नहीं कर सकता। उद्धरण चिन्ह। नमन काफी लाचार दिखाई दे रहा था, साथ ही उसे देखकर ऐसा भी लग रहा था जैसे वह बिना मन की कनिका को टच कर रहा है। माया भी काफी कंफ्यूज हो गई थी, वो खुद को काफी डिफिकल्ट सिचुएशन में फंसा महसूस कर रही थी। वह मुझसे प्यार करती थी, इसीलिए खुशी खुशी उसकी किसी भी तरीके से मदद करने के लिए तैयार थी, लेकिन यहाँ तो नमन उससे अपनी होने वाली पत्नी की मदद करने के लिए कह रहा था। माया ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, मैं अपनी तरफ से कनिका की मदद करने की पूरी कोशिश करूंगी। जो मुझ पर बन पड़ेगा मैं वह जरूर करूंगी। लेकिन नमन, मैं कहना नहीं चाहती, पर यह बात तुम भी अच्छे से जानते हो कि कनिका अब पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। मुझे डर है कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में वापस भी करना उसके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। लेकिन अगर तुमने मुझसे मदद मांगी है तो मैं उसके लिए कुछ डायरेक्टर से बात जरूर करूंगी, लेकिन मैं इस बात की गारंटी नहीं दे सकती कि कनिका को दोबारा काम मिलेगा। उद्धरण चिन्ह। तुम उसकी फिक्र मत करो, कनिका की मदद करने के लिए मैं त्रिपाठी ग्रुप के जितने भी रिसोर्सेज हैं उन सभी का इस्तेमाल करूंगा। उद्धरण चिन्ह। नमन की बातें सुनकर माया को बहुत बुरा लग रहा था। उसने नमन से शिकायत करते हुए कहा, नमन, तुम इतना पक्षपात कैसे कर सकते हो? मैं इतने सालों से तुम्हें प्यार करती आई हूँ, उसके बावजूद भी तुमने कभी इस तरीके से मेरी केयर नहीं की। अभी तक तुमने कनिका के लिए इतना कुछ कर दिया है, तो क्या तुम्हें इस बात से कोई परेशानी होगी अगर मैं इस चीज से जेलस फील करूं? उद्धरण चिन्ह। नमन ने मुस्कुरा कर कहा, नहीं, और तुम्हें इसमें जलन फील करने की कोई जरूरत भी नहीं है। मुझे लगता है कि तुम हमेशा से ही काफी अंडरस्टैंडिंग रही हो। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम आगे जो भी करोगी वह अच्छा ही करोगी। उद्धरण चिन्ह। मैंने अपनी आईब्रो ऊपर उठाकर धीमे शब्दों में उसे कहा, तुम्हारी मदद करने के बदले में मुझे क्या मिलेगा? उद्धरण चिन्ह। तुम क्या चाहती हो? उद्धरण चिन्ह। माया ने कुछ देर के लिए सोचा और फिर उसके चेहरे पर चमक आ गई। उसने नमन से कहा, नमन, जब कभी भी तुम फ्री होगे तो क्या तुम मेरे साथ डिनर पर चलोगे? एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में मेरा कोई भी दोस्त नहीं है, मैं अधिकतर समय अकेले ही काटती हूँ। उद्धरण चिन्ह। कोई बात नहीं, मैंने आज ही सी ऑफ मिल्की वे होटल में टेबल बुक किया है, तो क्यों ना हम लोग आज रात ही डिनर पर चले? उद्धरण चिन्ह। ठीक है, माया ने खुशी के साथ कहा। डिग्री 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 डिग्री। आशीष के साथ गाड़ी में बैठने के बाद ईशानी वहां से सीधा घर नहीं गई, बल्कि उसने आशीष से कहा कि पहले वह हॉस्पिटल जाना चाहती है। जब वह हॉस्पिटल गई तो उसने देखा कि नंदिनी का बुखार अब बिल्कुल ठीक हो चुका है। ईशानी को वहां देखकर नंदिनी ने हैरानी के साथ उससे कहा, क्या इंटरव्यू पूरा हो चुका है? वह भी इतनी जल्दी? उद्धरण चिन्ह। और नहीं तो क्या, मैं पास माया से बात करने के लिए ज्यादा टॉपिक नहीं थे। ईशानी ने पाउट बनाते हुए उससे कहा और अपने साथ लाए हुए फूल नंदिनी के बगल में रखे हुए टेबल पर रख दिए। उसने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया, या कुछ किया है उसने? उद्धरण चिन्ह। किसी के कटाक्ष को मैं रोक नहीं सकती, और वैसे भी तुम जानती हो कि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं होती है। लेकिन तुम इतना जान लो कि माया मेरे को परेशान नहीं कर पाई। आफ्टर ऑल, मेरे पास भी उसके खिलाफ कुछ सबूत तो है ही। अगर उसने मेरा दिमाग खराब करने की जगह भी कोशिश करी तो वह आज ना कल मुश्किल में पड़ी जाएगी। उद्धरण चिन्ह। ईशानी ने अपनी बात कही, वह माया के बारे में ज्यादा बातें नहीं करना चाहते थी। चैप्टर 30। माया की एजेंसी में जो कुछ भी हुआ था ईशानी ने उसके बारे में थोड़ा बहुत नंदिनी को बताया। माया के बारे में ज्यादा बातें नहीं करना चाहती थी। उसकी बात सुनकर नंदिनी ने मुस्कुरा कर कहा,
तुमने बिल्कुल ठीक कहा। वह तुम्हारी क्लासमेट है, सिर्फ ये सोचकर तुमने उसे छोड़ दिया था, वरना उसका करियर जो काफी लंबे समय पहले ही खत्म हो जाता। उद्धरण चिन्ह। छोड़ो उसे, तुम ये बताओ कि अब तुम कैसा महसूस कर रही हो, तुम और कितने टाइम तक हार होगी। उद्धरण चिन्ह। अगर मुझे अब दोबारा बुखार नहीं आया तो मैं कल डिस्चार्ज हो जाऊंगी। उद्धरण चिन्ह। ठीक है, मैं तुम्हारे हिस्से का काम आज रात को पूरा कर दूंगी और सुबह तुम्हें दे दूंगी। कहते हुए ईशानी वहां से जाने के लिए खड़ी हो गई। उसके खड़े होते ही नंदिनी ने अपना मुंह बना लिया और दयनीय भाव के साथ बोली, तुम जा रही हो? मैं यहाँ हॉस्पिटल में अकेले बोर हो जाऊंगी। उद्धरण चिन्ह। उसकी शक्ल देखकर ईशानी मुस्कुराने लगी और बोली, मुझे अभी जाना होगा, मुझे अभी कोई मेरा इंतजार कर रहा है। उद्धरण चिन्ह। नंदिनी की आंखें चमक गई, कौन? तुम्हारा मिस्टीरियस पति। उद्धरण चिन्ह। ईशानी ने अपनी गर्दन ना में हिलाते हुए कहा, नहीं। उद्धरण चिन्ह। ईशानी, तुम अपने पति से मेरी मुलाकात कब कराओगी? नंदिनी ने मुंह बनाते हुए कहा। अब उस पर और सब्र नहीं हो रहा था, वह जल्द से जल्द अब ईशानी के पति से मिलना चाहती थी। सही बताने पर मैं तुम्हारी उनसे मुलाकात जरूर कराऊंगी। ईशानी नंदिनी की तरफ आंख मार कर कहा। उसने अपना बैग उठाया और मुस्कुरा कर बोली, मैं भी चलती हूँ। तुम अच्छे से आराम करना और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर देना। उद्धरण चिन्ह। हाँ, तुम्हें तो अपने पति के पास जाने की जल्दी है ना? नंदिनी ने उसे छेड़ते हुए कहा। उसके बाद उसने अपना हाथ हिलाते हुए ईशानी को बाय बोला और उसे कल मिलने के लिए बोला। हॉस्पिटल से निकलने के बाद ईशान इस गाड़ी में बैठकर सीधा अपने घर चली गई। लेकिन जब वह घर पहुंची तो उसे आसपास अभिमान नजर नहीं आया। ये देखकर वह थोड़ा कंफ्यूज थी, इसलिए उसने आशीष से पूछा, तुम्हारे भाई किधर है? उद्धरण चिन्ह। किचन में। आशीष ने मुस्कुराकर जवाब दिया। उसके चेहरे के भाव देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे पहले की किसी चीज का अंदेशा हो गया हो। ईशानी ने आश्चर्य के साथ उसकी तरफ देखा और बोली, क्या वाकई? उद्धरण चिन्ह। ईशानी, हमें आज रात काफी अच्छा खाना खाने को मिलने वाला है, आशीष ने कहा। उसके चेहरे के भाव ऐसे हो गए जैसे उसे बहुत तेजी से भूख लगी हो। ईशानी अब समझ गई थी कि आशीष कोई मजाक नहीं कर रहा है। उसने एक आखिरी बार आशीष की तरफ देखा और वहां से सीधा किचन में चली गई। किचन के दरवाजे के पास पहुंचते ही उसने देखा कि अभिमान खाना बना रहा है। उसने व्हाइट कलर की शर्ट और लाइट कलर की कैजुअल पैंट पहनी हुई थी। इस वक्त वो कुछ सब्जियां काट रहा था, इसलिए उसकी पीठ ईशानी की तरफ से। उसकी सब्जी काटने की स्पीड काफी तेज थी। उसने सारे काम को काफी सफाई के साथ किया था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे खाना बनाने का काफी एक्सपीरियंस हो। ईशानी ने एक गहरी सांस छोड़ी। उसकी आंखों में अभी तक जो अविश्वास के भाव थे वो धीरे धीरे गायब होने लगे। उसने कभी इस बात की उम्मीद नहीं की थी कि अभिमान के जितना बड़ा, अमीर, नोबल और एलिगेंट आदमी खाना बनाने में इतना अच्छा हो सकता है। हे ईशानी, अभिमान काफी अच्छा खाना बनाता है। उसके हाथों का बनाया हुआ खाना खाकर तुम कभी रिग्रेट नहीं करोगी, आई प्रॉमिस। उद्धरण चिन्ह। खाने की लाजवाब खुशबू सूंघकर आशीष के मुंह में पानी आ गया था। अभी मैंने पहले ही गए चला दी थी और उसने खाना बनाना चालू कर दिया था। ईशानी को भी खाने की खुशबू काफी लाजवाब लग रही थी। उन्हें खाना बनाना किसने सिखाया? जिज्ञासा के साथ ईशानी ने आशीष से पूछा। उन्होंने अपना सारा काम लगभग खुद ही सीखा है। जब भाई पढ़ने के लिए इंडिया से बाहर गए थे तब वो अपना काम खुद ही करते थे। मैं उनका छोटा भाई हूँ, उसके बावजूद भी मैंने उनके हाथों का बना हुआ खाना आज तक सिर्फ एक ही बार खाया है। आज मुझे दोबारा उनके हाथों का खाना नसीब होगा, उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ तुम हो। उद्धरण चिन्ह। ओह, तो आज तो तुम्हारा लकी डे हुआ। उद्धरण चिन्ह। अपनी आंखें घुमाते हुए ईशानी ने आशीष से कहा। उसके बाद उसने आशीष से कोई बात नहीं की और अपनी नजरें अभिमान के ऊपर टिका दी। अभिमान काफी स्किलफुल था, उसने काफी अच्छे से खाना बनाया था और उसे अरेंज भी काफी अच्छे से किया था। करीब आधे घंटे बाद टेबल पर सारा खाना सर्व हो गया था। उसने ऐसा खाना बनाया था जिसे देखते ही लोगों को भूख लग जाती। वाओ, यू आर अमेजिंग। उद्धरण चिन्ह। ईशानी काफी हैरान थी। अभिमान की कुकिंग वाकई काफी अच्छी थी। ईशानी ने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि अभिमान को ये सब भी करना आता होगा। बस यही है ना, तो अब मैं खाना शुरू कर सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह। टेबल के दूसरी तरफ आशीष बैठा और उसने अपने एक हाथ में बॉल और दूसरे हाथ में स्पून पकड़े हुए कहा। उसकी नजरें खाने पर गड़ी हुई थी और उससे अब खाना शुरू करने का इंतजार नहीं हो रहा था। अभिमान ने उसकी तरफ देखा और बोला, खाना खाओ और यहाँ से चले जाओ। उद्धरण चिन्ह।
हाँ बिल्कुल, आशीष ने मुस्कुराकर कहा और तुरंत खाना शुरू कर दिया। उसकी हरकत देखकर ईशानी हंसने लगी। उसने भी अपनी स्पून उठाए और खाना खाने लगी। अभिमान उसकी तरफ ही देख रहा था। कुछ देर बाद उसने शांत स्वर में उससे पूछा, खाना कैसा लगा तुम्हें? उद्धरण चिन्ह। सच कहूँ तो तुम मुझसे भी काफी ज्यादा अच्छा खाना बनाते हो। सब बहुत टेस्टी बना है। उद्धरण चिन्ह। ईशानी ने अभिमान को थम्स अप किया, लेकिन वह थोड़ी चिंतित नजर आ रही थी। लेकिन अब मैं क्या करूंगी? मुझे नहीं लगता कि अब मेरी कुकिंग स्किल्स अब मुझे एक अच्छी बीवी बनने के लिए सपोर्ट करेगी। उद्धरण चिन्ह। इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। जब तक तुम मेरे साथ हो तब तक तुम एक अच्छी बीवी ही हो। उद्धरण चिन्ह। अभिमान और ईशानी की बातें सुनकर आशीष को समझ ही नहीं आया कि वह क्या बोले। ईशानी का तो फिर भी ठीक था, लेकिन अभिमान इतने प्यार से किसी से बात कर सकता है, उसे यह बात हजम नहीं हो रही थी। उसे लगता था कि दुनिया में हर कोई बदल सकता है, लेकिन उसने कभी अपने भाई के बदलने की उम्मीद नहीं की थी। उसने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका भाई किसी लड़की के लिए खाना बनाएगा और उसके लिए ऐसी मीठी मीठी बातें भी करेगा। उन सभी ने एक साथ बैठकर अपना डिनर पूरा किया। तीनों में से सबसे ज्यादा खाना आशीष ने खाया था। उसका पेट बाहर निकल गया। आज काफी लंबे समय बाद उसने अपनी भूख से ज्यादा खाना खा लिया था। ये देखकर ईशानी को हंसी आ रही थी, लेकिन अभिमान ने अब उसे वहां से जाने के लिए बोल दिया था। आशीष के वहां से जाने के बाद अभिमान और ईशानी दोनों ऊपर स्टडी रूम में चले गए। अभिमान अपने लैपटॉप में अपना काम कर रहा था और वही ईशानी भी बैठकर आज के इंटरव्यू का ड्राफ्ट बना रही थी। वह दोनों ही अपने अपने काम में बिजी थे, इसलिए उन्होंने एक दूसरे को परेशान नहीं किया। उन दोनों का रिश्ता बिल्कुल ऐसा वजह से वह एक दूसरे को अच्छी तरीके से समझते हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता था जैसे वह काफी लंबे समय से एक दूसरे के साथ हो। वहां का वातावरण काफी अच्छा था। करीब 10 बजे के आसपास अभिमान ने अपना सारा काम खत्म कर लिया था। अपना लैपटॉप बंद करने के बाद ईशानी के पास गया और जाकर उसकी बगल में बैठ गया। उसने अपना हाथ ईशानी के कंधे पर रखा और उससे पूछा, और कितना काम बचा है तुम्हारा? उद्धरण चिन्ह। ईशानी अपने काम में बिजी थी और अवचेतन रूप से उसने अपना सिर अभिमान के कंधे पर टिका दिया और मुस्कुराकर बोली, लगभग सारा काम खत्म हो ही गया है। तुम जाकर नहा लो, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी। उद्धरण चिन्ह। मैं आज रात तुम्हारे साथ नहाना चाहता हूँ। उद्धरण चिन्ह। अभिमान की गहरी और भारी आवाज ईशानी के कानों में पड़ी। उसकी गर्म सांसें ईशानी के गालों से टकरा रही थी, जिस वजह से ही शादी के गाल गुलाबी होने लगे थे। अभिमान की करीबी को महसूस करके और उसकी बात सुनकर ईशानी कांपने लगी थी। उसकी उंगलियां, जो अभी तक लगातार कीबोर्ड पर चल रही थी, अचानक ही रुक गई। उसकी सांसें ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे अटक कर रह गई थी। तुम मजाक कर रहे हो ना? उद्धरण चिन्ह। ईशानी अभिमान की तरफ पलटी। उसकी आंखें शर्म से भर चुकी थी। अभिमान ने ईशानी की तरफ देखा और उसके होठों को चूम लिया। उसके बाद उसने अपनी गर्दन ना में हिलाते हुए कहा, नहीं, मैंने तुमसे कहा था कि अगर तुम नहीं चाहती हो तो मैं तुम्हारे साथ कोई भी रिश्ता बनाने में जबरदस्ती नहीं करूंगा। मैं अपनी बात से नहीं मुकर रहा हूँ, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि तुम कब तक तैयार हो जाओगी। मुझे डर है कि मैं ज्यादा देर तक खुद पर काबू नहीं कर पाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। अभिमान की गहरी और जेंटल आवाज ईशानी के कानों में गूंजी। ईशानी को अपने अंदर एक अजीब सी फीलिंग महसूस हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह अभिमान की बातों को नकार नहीं सकती है। लेकिन उसने फिर भी माफी भरी निगाहों के साथ अभिमान की तरफ देखा और बोली, आई एम सो सॉरी अभिमान। मेरी वजह से तुम्हें इतना ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है, लेकिन मैं सच कहूँ तो मैं अभी तैयार नहीं हूँ। तुम बेस्ट डिजर्व करते हो और मैं अभी वो नहीं हूँ। तो तुम मुझे सिर्फ थोड़ा वक्त और दो, मैं जल्द से जल्द एडजस्ट करने की कोशिश करूंगी। उद्धरण चिन्ह। ऑलराइट, तुम्हारी बात सुनकर मुझे खुशी हुई। मैं हमेशा तुम्हारा इंतजार करूंगा। उद्धरण चिन्ह। अपनी गर्दन हिलाते हुए अभिमान ने मुस्कुरा कर कहा। अब उसकी आंखें संतुष्ट थी। ईशानी ने एक राहत भरी सांस छोड़ी और अपना लैपटॉप बंद कर दिया। वो जल्दी से खड़ी हुई और बोली, मैं तुम्हारे लिए बाथरूम रेडी कर देती हूँ। उद्धरण चिन्ह। अभिमान हैरान था, लेकिन उसकी नज़र ईशानी पर टिकी हुई थी जो वहां से बाहर जा रही थी। उसे देखते हुए अभिमान के होठों पर एक प्यारी मुस्कुराहट आ गई थी। अपने कमरे में जाकर ईशानी ने अभिमान के लिए बाथरूम रेडी किया और फिर कमरे में से बाहर निकल गई। उसके बाद अभिमान ने एक बार भी ईशानी से दोबारा अपने साथ आने के लिए नहीं कहा, क्योंकि उसे भी खुद पर इतना विश्वास नहीं था कि ईशानी को अपने इतने करीब महसूस करने पर वह खुद पर काबू कर पाएगा या नहीं। जब तक अभिमान बाथरूम में नहा रहा था, तब तक ईशानी ने अपना काम पूरा कर लिया।
अपना लैपटॉप बंद करके उसने उसे अपनी जगह पर रखा और बाहर से अपने बेडरूम की तरफ बढ़ गई। जैसे ही उसने बेडरूम में कदम रखा, वैसे ही अभिमान भी बाथरूम में से बाहर आया था। अभिमान के बाल बिल्कुल गीले थे और उनमें से पानी टपक कर उसके चेहरे पर गिर रहा था। इस वक्त उसने बाथरूम पहना हुआ था जिसमें से उसकी कॉलर बोन और उसका चौड़ा सीना साफ साफ नजर आ रहा था। वह दिखने में काफी आकर्षक लग रहा था। उसे देखकर ईशानी के दिल की धड़कन है 1 सेकंड के लिए बिल्कुल रुक गई थी और उसकी नजरें अभिमान के चेहरे पर जम गई थी। अभिमान को देखते हुए जैसे वह कहीं खो सी गई थी। क्या तुम मुझे इस तरीके से इसलिए देख रही हो क्योंकि तुम मुझे किस करना चाहती हो? अभिमान ने मुस्कुराकर कहा और उसकी तरफ बढ़ गया। अभिमान के बदन में से आ रही खुशबू ने ईशानी को उसके होश हवास में वापस लाया। अचानक अभिमान को अपने सामने देखकर ईशानी को झटका लगा और वह पीछे की तरफ गिरने ही वाली थी, लेकिन अभी मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसकी कमर को पकड़ लिया और उसे अपने करीब खींच लिया। उसके बाद उसने अपने होठों को ईशानी के होठों पर रख दिया था। वह दोनों एक दूसरे को पैशनेटली और डीपली किस कर रहे थे। इस बार ईशानी ने भी अभिमान की किस का विरोध नहीं किया। वह भी किस में अभिमान का साथ दे रही थी।